एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 498A से जुड़े वैवाहिक विवादों में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मानकों को स्पष्ट किया है। झूठे दहेज के केस में फंसे पतियों को अब काफी राहत मिलने वाली है, और अगर ऐसे झूठे केस में माता पिता को भी इन्वॉल्व किया गया है जबकि वे निर्दोष हैं, तो उन्हें भी इन मामलों से निकाल दिया जाएगा। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है वो 20 दिसंबर 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है, काफी रिसेंट जजमेंट है दोस्तों। तो केस का नाम है दिगंबर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस में होता यह है कि पति पत्नी का विवाह 26 मार्च 2006 को संपन्न हुआ था। इस विवाह से उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। 6 नवंबर 2018 को दर्ज किए गए एफआईआर के अनुसार पत्नी को लड़के को जन्म देने में असमर्थ होने का कारण बताकर उनके पति और ससुराल वालों ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की। उसके बाद उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि 28 नवंबर 2016 को उसके ससुराल वालों ने उसे उनके द्वारा तैयार किया गया खाना खाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसके पेट में तेजी से दर्द हुआ और उसका मिसकैरेज हो गया, उसका गर्भपात हो गया। जिसके बाद पति और उसके घर वालों ने उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। इसी बीच पति पत्नी 20 मई 2019 को आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। हाई कोर्ट ने भी पति की पिटीशन को खारिज किया, जिसके बाद पति और उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लगाई। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील पति का निधन हो गया, ही पास्ड अवे। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले कोर्ट ने 498A के दायरे में कौन कौन सी बातों का स्पष्ट होना जरूरी होता है वो बताया। 498A की डेफिनेशन को स्पष्ट किया, जिसमें आईपीसी के 498A के तहत किए जाने वाले अपराध की सामग्री के लिए आवश्यक है कि पीड़ित के खिलाफ क्रूरता की जाए, या तो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, या खुद को गंभीर चोट पहुंचाए, या ऐसा कोई आचरण करे जिसमें गंभीर चोट लगे, या जीवन, अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। इस धारा का दूसरा भाग पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की गैर कानूनी मांग को पूरा करने का उद्देश्य से उत्पीड़न को संदर्भित करता है। तो इस वर्तमान मामले में ऐसा कोई भी आरोप नहीं पाया है जो दूसरे भाग की आवश्यकता को पूरा करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि पत्नी को ना ही मारा पीटा गया है और ना ही कोई संपत्ति की मांग की गई है। और जब पत्नी ने एफआईआर में ये आरोप लगाया था कि उसका गर्भपात किया गया है, जिसमें उसे जहरीला भोजन दिया गया था, जिसे खाने पे उसे मजबूर किया गया था, जिससे उसका गर्भपात हो गया था, जिसके लिए आईपीसी की धारा 312 और 313 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जिसके बाद वकील द्वारा उस डॉक्टर का बयान लिया गया था जहां पे उसका ट्रीटमेंट हुआ था। तो अब उस डॉक्टर के अवलोकन से ये पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि उसे गर्भावस्था का पता तब चला था जब उसने खुद गर्भावस्था परीक्षण किट का इस्तेमाल किया था, और ये परीक्षण जो टेस्ट था वो अस्पताल आने के 7 दिन पहले का बताया गया था। लेकिन कथित घटना वाले दिन एफआईआर में पत्नी ने मेंशन किया है कि पति और उसके घर वालों के उत्पीड़न की वजह से वो अलग घर में रहती थी। तो या तो यहाँ पे 2 बातें प्रूफ होती हैं, या तो ये प्रेगनेंसी वाली बात झूठी थी, केवल पति और उसके घर वालों को फंसाने के लिए ये आरोप लगाए गए थे, या फिर पत्नी ने खुद ही पिल्स खाकर अपना अबॉर्शन करवाया हो। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि कथित घटना के लगभग 2 साल बाद और शिकायतकर्ता द्वारा तलाक का नोटिस दिए जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी। तलाक के नोटिस में इन गंभीर आरोपों का न होना यह दर्शाता है कि शिकायत प्रतिशोध के तौर पर दर्ज की गई थी, जिसमें इसकी विश्वसनीयता कम हो गई है। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि एफआईआर सिर्फ बदले की भावना से दर्ज की गई थी। इस तरह से सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट
अपने अंतिम फैसले पे आती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपीलकर्ता के अपील को अलाउ करती है। हाई कोर्ट की ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए मामले को खारिज कर देती है। कोर्ट का यहाँ पे मानना था कि अपीलकर्ताओं के ऊपर लगाए गए सभी आरोप अस्पष्ट थे, सामान्य थे तथा इनमें आईपीसी के सेक्शन 498A, 312 और 313 के अंतर्गत अपराध घटित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट उदाहरणों का अभाव था। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे निराधार आरोप क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आधार नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमें ये बात का पता चलता है कि अगर 3 चीजें पतियों ने कोर्ट में साबित की तो उनपे जो लगे झूठे 498A के जितने भी केसेस हैं वो खारिज किए जाएंगे। तो कौन सी है वो 3 चीजें, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले है, अगर पत्नी अपना गर्भपात करवाती है बिना पति को बताए और बाद में अगर वो 498A का केस दर्ज कराती है तो ऐसे में उसे खारिज किया जाएगा। नंबर 2, अगर पत्नी पति को बिना बताए घर छोड़ के चली जाती है और बुलाने पे भी वो घर नहीं आती है और कुछ दिनों बाद पति को ये पता चलता है कि उसके ऊपर दहेज का केस दर्ज किया गया है तो उस केस को भी अब मान्य नहीं किया जाएगा। नंबर 3, अगर पति ने कोई क्रुएल्टी की ही नहीं है और पति ये साबित करता है तो ऐसे मामले भी खारिज किए जाएंगे। क्रुएल्टी यानी क्रूरता आखिर होती क्या है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिफाइन किया है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में ये क्लियरली मेंशन किया है कि अगर मौका वारदात पे पति के माता पिता या अन्य सदस्य उपस्थित नहीं थे और उन पे अगर ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो उनको इस केस से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।